जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 9 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 26 दिसंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। भी जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। और टारगेट हब एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। एक तो आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है भी। इन दोनों का मान है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है भी। ठीक है, तो यहां पे यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, जैसे मोटर है, मोटर की मैं बात करता हूं तो मोटर क्या करता है, तो मोटर है ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को लेगा और यांत्रिक ऊर्जा के अंदर है वो कन्वर्ट कर देगा भी। विद्युत ऊर्जा को ले रहा है और इसको क्या है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये गोल गोल घूमना ही क्या है एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा है भी। ठीक है, जैसे जनरेटर है, जनित्र क्या करता है, पहले गोल गोल घूमेगा उसके बाद में क्या करेगा, ये विद्युत उत्पन्न करेगा। तो ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर है वो कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा का जो मान है ना वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ने पर यांत्रिक ऊर्जा का मान आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। एकल आबंध का मतलब हो गया सिंगल बंध, सह से सिंगल और सह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं भी। सह से सिंगल और सह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर असंतृप्त यौगिक, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वहां पे आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर है वो कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक तो आपका एल्किन आ जाएगा और एक आपका एल्काइन, एक आपका क्या आ जाएगा, एल्काइन आ जाएगा। संतृप्त के अंदर है वो आपका एल्केन आएगा भी, एल्केन आएगा। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे एल्केन में आते हैं। एल्किन में मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन ये आपके, और एल्काइन में मेथाइन, एल्काइन के अंदर एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये आपके क्या होंगे, एल्काइन हो जाएंगे भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, सह से सिंगल और सह से संतृप्त,
सिंगल बंध पाया जाएगा वो सतृप्त, और डबल या फिर ट्रिपल बंध पाया जाएगा वो आपका असतृप्त हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या फिर भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो उससे अपन बोलते हैं एड्रीनालाइन। एड्रीनलिन जो हार्मोन है, एड्रीनालाइन जो हार्मोन है, ये इसे अपन आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। ये शरीर में रोंगटे खड़ी करता है, रोंगटे खड़ी करना, ठीक है। और एड्रेनलिन हार्मोन से है वो एक प्रकार से जो श्वसन गति है वो तेज हो जाती है भी, श्वसन गति तेज हो जाती है। और इससे अपन क्या बोल सकते हैं, इससे अपन एक प्रकार से फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी बोला जाता है। भी फाइट करो, या तो लड़ो, या फिर फ्लाई कर जाओ, या फिर उड़ जाओ, यानी या तो भाग जाओ या फिर इससे लड़ो। तो एक प्रकार से लड़ने के लिए जो तैयार करता है, भाग जाने के लिए जो तैयार करता है, तो वो कौन सा हार्मोन तैयार करता है, एड्रेनलिन हार्मोन तैयार करता है। एड्रेनलिन हार्मोन है ये अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना। अधिवक्र ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। और आपका अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि है ना, उससे इंसुलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन है ना, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड ग्रंथि का आकार है वो एच आकार की ग्रंथि है ये, और हमारे गले के अंदर पाई जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन है ना, वो क्या करता है, प्रोटीन वसा, ठीक है, भोजन की उपापचय क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर है वो आयोडीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए भी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये नर जनन हार्मोन है भी, नर जनन हार्मोन हो जाएगा। और ये क्या करता है भी, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये लैंगिक अंगों का विकास करता है भी, ये लैंगिक अंगों का विकास करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादा जनन हार्मोन है, और ये भी क्या करता है, मादा के लैंगिक जनों का जनन जो अंग है उनका विकास करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एड्रेनलिन हार्मोन है ये क्या करता है, लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसे आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। और इससे एक प्रकार से अपन ये भी बोल सकते हैं फाइट और फ्लाई हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, विकट परिस्थितियों के अंदर है वो व्यक्ति को लड़ने के लिए तैयार करता है। श्वसन गति तेज हो जाती है इसके अंदर, और ब्लड प्रेशर है वो भी तेज कर देता है ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर अभी निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक समभारिक है। आपको समभारिक का पता होना चाहिए। समभारिक, सम माने समान, और भारिक का मतलब होता है भार। भार समान होना चाहिए भी, भार है वो समान होना चाहिए। तो आर्गन का भार कितना, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, लेकिन आर्गन का जो भार है वो कितना है, 40 है। भार का मतलब क्या हो गया अभी, द्रव्यमान। भार का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान यानी मास। इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, 40 है। लेकिन कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 20 है, लेकिन कैल्शियम का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, 40 है। कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान कितना है भी, 40 है। और पोटेशियम का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, 39 है। सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना है, 23 है। और क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान है वो 35.5 है भी, ठीक है। तो यहां पे समभारिक का मतलब होता है भार समान होना। देखो भी इसका जो भार है द्रव्यमान है वो भी 40 है, और इसका भी भार कितना है, 40 है। तो आपका कैल्शियम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का जो भार है, जो आणविक द्रव्यमान है वो 40 है, और आर्गन का भी 40 है, लेकिन इनका जो एक प्रकार से परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग है भी, ठीक है। तो जिसका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या है वो समान हो, तो वहां पे समभारिक हो जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है। तो प्रणालिका के अंदर की बात कर रहा है अभी, तो प्रणालिका के अंदर है वो समांतर सरल रेखाओं में होगी भी, समांतर सरल रेखाओं के अंदर होगी। जैसे ये आपकी सोलेनोइड है, प्रणालिका है, इस प्रणालिका के अंदर है वो समांतर होगी। और आपको पता है भी समांतर होगी, अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था
भी आपकी जो प्रणालिका है ना, इसके अंदर सभी बिंदुओं पर, प्रणालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है वो समान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र समान क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो समांतर होती है भी, और समांतर होने के कारण है वो वहां पे प्रत्येक बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो प्रत्येक बिंदु के ऊपर समान रहता है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसकी अगर मैं बात करूं ना, यहां पे ये आपके सकेंद्रित वृत्त होती है, जैसे एक तार है, जैसे एक सिंगल वायर है, इस सिंगल वायर के अंदर है, वो आपको पूछ ले चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो वो आपका एक प्रकार से सकेंद्रित वृत्त बोल सकते भी, एक सिंगल वायर के अंदर। ठीक है, लंबवत सरल रेखाएं और घुमावदार रेखाएं हैं, वो आपका एक प्रकार से किसमें हो सकता है? चुंबक केंद्र हो सकता है। चुंबक केंद्र वो इस प्रकार से घुमावदार रेखाएं होती है, इस प्रकार से घूमने वाली। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यदि 4 ओम प्रतिरोध के प्रत्येक सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा आपको बतानी है। आपको पता है भी V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR होता है, लेकिन इस नियम से काम चलने वाला है नहीं। तो सर जी देखो भी, H बराबर आपके पास में क्या है? I V और T, या फिर VIT। क्या होता है भी? VIT होता है। तो यहां पे VIT आपको पहला फॉर्मूला होता है VIT का, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है H बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में R और इंटू T। तीसरा फॉर्मूला होता है H बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आपके पास में धारा ज्ञात करनी है, धारा ज्ञात करनी है, प्रतिरोध दे रखा है और ऊष्मा भी आपको दे रखी है। तो यहां से फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको धारा ज्ञात करनी है, तो धारा को मैं यहीं पे रहने दूं I स्क्वायर, और RT इसको दूसरी साइड में भेज दूं, तो ये भाग में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा H अपॉन में कितना आ जाएगा भी? RT हो जाएगा भी। तो यहां पे I स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? H का मान कितना है? 400 जूल है, और यहां पे R का मान कितना है? चार्ज, और इंटू समय कितना है? 1 सेकेंड है। तो 4 से ये 100 बार कट गया, तो I स्क्वायर बराबर 100। तो यहां पे I बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, स्पाइरोगायरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए। अभी मैं आपको बता के आया पिछली कक्षा के अंदर भी, स्पाइरोगायरा है वो एक क्या है? ये आपका बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। और स्पाइरोगायरा के अंदर है वो क्या होता है? स्पाइरोगायरा के अंदर खंडन होता है। आपको मैंने बहुत बार बताया था भी, केवल जो खंडन होता है वो केवल बहुकोशिकीय, केवल कुछ बहुकोशिकीय, सारे बहुकोशिकीय के अंदर भी खंडन नहीं होता भी, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीव के अंदर है वो क्या होता है? आपका खंडन होता है भी। द्विखंडन का मतलब क्या है? द्विखंडन का मतलब हो गया भी, जिस प्रकार से ये एक खंडन का ही प्रकार है, और इसमें अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम और जीवाणु, इसमें क्या होता है भी? द्विखंडन होता है। और याद रखना, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम और जीवाणु, पैरामीशियम की जो आकृति है ना, वो एक चप्पल जैसी आकृति है, एक चप्पल जैसी आकृति है। तो इन सभी में द्विखंडन होता है। बहुखंडन है वो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है भी। और मुकुलन है वो हाइड्रा में मुकुलन होता है भी। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा के अंदर वो खंडन की विधि होती है, और खंडन की जो विधि है ना, वो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और विखंडन की जो विधि है, विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीव के अंदर है वो विखंडन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? तो ठोस है उसमें जो कण होते हैं वो इतने ज्यादा स्वतंत्र नहीं होते भी, इतने ज्यादा स्वतंत्र नहीं होते, तो इसका मतलब वो गतिशील नहीं होते भी, ज्यादा गतिशील नहीं होते।
और ज्यादा गतिशील नहीं है, तो इसलिए वो विसरण की जो दर है, जो घुलने की जो दर है वो क्या उसमें कम है। और द्रव के अंदर है वो ठोस की अपेक्षा वो द्रव के अंदर जो कण है द्रव के वो क्या थोड़े से क्या है स्वतंत्र होते हैं भी, और स्वतंत्र होते हैं तो उसमें गति करने की जो दर है वो पाई जाती है। गति एक प्रकार से स्वतंत्र होते हैं तो वो गति करने की दर पाई जाती है, जिसके कारण है वो क्या है उनमें एक प्रकार से बोल सकते हैं विसरण की दर अधिक हो जाएगी, तो वो घुलने की जो शक्ति है ना वो भी क्या है अधिक हो जाएगी। तो द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, ये बात गलत है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, ये भी बात गलत है। द्रव अवस्था में कण केवल स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, तो ये भी बात गलत है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके कारण विसरण की दर है ना वो अधिक होती है। यानी आपने देखा होगा भी, एक तो सॉलिड के अंदर आप नमक मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन द्रव है उसके अंदर अगर आप नमक मिलाओगे तो घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव के अंदर है वो द्रव के जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण है वो नमक के जो कण है ना वो उस रिक्त स्थान के अंदर है वो फुलफिल हो गई। ठीक है, तो ठोस की अपेक्षा है वो द्रव के कण है वो अधिक स्वतंत्र होते हैं, और अधिक स्वतंत्र होने के कारण है वो उसमें जो गति है वो ज्यादा पाई जाती है भी, गति ज्यादा पाई जाती है, और कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है भी। जो द्रव होता है ना उसके कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधे में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। प्रकाश या फिर गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो उनकी जड़ों के शाखन स्वरूप में वृद्धि होती है, या फिर उन दिशाओं में परिवर्तन जिसमें पौधे के भाग बढ़ते हैं, या फिर उनके द्वारा उत्पादित फूल के अंडाशय और परागकोश के आकार में परिवर्तन आ जाता है, या फिर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली पत्तियों और फूलों के आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो प्रकाश या फिर बोले गुरुत्वाकर्षण जैसे जो पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधे के कौन से भाग में परिवर्तन होता है, तो यहां पे उन दिशाओं में परिवर्तन होगा जिसमें पौधे के भाग है वो बढ़ते हैं, वो आपका गुरुत्वाकर्षण जैसे प्रेरकीय पदार्थ हो जाएंगे भी। ठीक है, तो इसके अंदर है वो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। यानी गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा क्या परिवर्तन दिखाई देता है, तो उन दिशाओं में परिवर्तन जिसमें पौधे के भाग बढ़ते हैं। भी जड़ है वो नीचे की ओर बढ़ रही है, जड़ आपकी नीचे की ओर बढ़ रही है, आपका जो तना है वो ऊपर की ओर जा रहा है, भी टहनी है वो इस प्रकार से साइडों में बड़ी हो रही है। तो कहने का मतलब भी प्रकाश के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग देख लो, गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग देखोगे तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की ओर खींचता है, तो इसका मतलब जड़ें बड़ी है, और प्रकाश के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तना है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो वहां पे उन दिशाओं में परिवर्तन जिसमें पौधे के भाग बढ़ते हैं, पौधे के भाग बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है पौधे के अंदर है वो परिवर्तन हो रहा है अभी। तो आप उन दिशाओं में उन पौधे के उन भागों में परिवर्तन देख पाओगे जहां पे पौधा है वो वृद्धि कर रहा है या फिर पौधे के भाग बढ़ रहे हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है। तो यहां पे देखिए तो संघनन क्या होता है। संघनन है वो आप गैस से द्रव के रूप में चेंज करोगे तो संघनन कहलाएगा। गैस है उसको अगर आप द्रव के रूप में संघनन करोगे, गैस है और गैस को अगर आप द्रव के रूप में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे संघनन कहलाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है ठोस को गैस में कन्वर्ट करना। ठोस है उसको गैस में कन्वर्ट करोगे तो आपका ऊर्ध्वपातन होगा। वाष्पन क्या होता है? वाष्पन आपका होता है द्रव का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। लेकिन उत्सर्जन है ना, ये किसी चीज को बदलता नहीं है भी। जो शरीर के अंदर है वो अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है भी। तो यहां पे कौन सा अवस्था के बीच एक प्रावस्था नहीं है, प्रावस्था परिवर्तन नहीं है, तो ये प्रावस्था परिवर्तन नहीं है भी उत्सर्जन वाला। बाकी सारे के सारे है
वो एक प्रकार से अवस्था को चेंज करने के माध्यम थे भी। ठीक है, तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था। ये नागालैंड के अंदर आयोजन किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणविक होती है। द्विपरमाणिक का मतलब होता है भी कौन सा अणु है जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। द्विपरमाणिक का मतलब होता है 2 परमाणुओं से मिलकर बनना। तो यहां पे आर्गन है वो Ar के रूप में दर्शाया जाता है, ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में, हीलियम है वो He के रूप में, फास्फोरस है वो P4 के रूप में। तो यहाँ पे आर्गन है वो एकल परमाणु है भी, एक ही परमाणु से मिलकर बना है। ऑक्सीजन है वो आपके 2 परमाणुओं से मिलकर के एक अणु बनता है भी। ऑक्सीजन एक अणु है, और ये क्या है, ऑक्सीजन का एक अणु है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है भी, ऑक्सीजन प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है, और यही पूछा था अभी द्विपरमाणिक कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन द्विपरमाणिक हो जाएगा। हीलियम एकल परमाणुक होता है, फास्फोरस है वो चतुष्परमाणुक होता है भी, यानी 4 इसके अंदर है वो परमाणु होते हैं। 4 परमाणुओं से एक अणु बनता है भी फास्फोरस का। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी ब्रायोफिल्म पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलिका मर्दा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है भी। कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो कौन कौन से भाग काम में आ सकते हैं पौधे के, तो तना है वो कायिक प्रवर्धन कर सकता है भी। ठीक है, पत्ती है वो भी कायिक प्रवर्धन कर सकती है, और ये पत्ती बन गया पत्ती, तो यहां पे ये पत्ती है वो भी क्या है, कायिक प्रवर्धन कर सकती है भी पत्ती। और तना और जड़ है ये भी कायिक प्रवर्धन कर सकता है। लेकिन कायिक प्रवर्धन में भाग कौन नहीं ले सकता, फूल कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं ले सकता, और आपका बीज है वो भी कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो भाग नहीं ले सकता भी। ठीक है, तो ब्रायोफिल्म जिसे अपन पत्थर चट्टा बोलते हैं, तो उनकी जो पत्ती है ना वो जनन का कार्य करती है भी, उनकी पत्ती जनन का कार्य करती है। तो वो पत्ती क्या करती है भी, ब्रायोफिल्म या फिर पत्थर चट्टा है ना वो अपनी पत्ती से नया पादप उगा सकता है भी, नया पादप है वो उगा सकता है, या फिर नया पादप है वो बना सकता है। जैसे गन्ना है, गन्ने का क्या करते हैं अपन, गन्ने का तना ही लगाते हैं और नया पादप बन जाता है भी। ठीक है, और शक्करकंद है ना, शक्करकंद है, इसकी जो जड़ें है ना वो जनन मूल है भी, जड़ों को क्या बोलते हैं, जनन मूल बोलते हैं। तो शक्करकंद की जड़ें है ना वो नया पादप बना सकती है भी, नया पादप है वो बना सकती है। ठीक है, तो यहां पे ये किस में आ जाते हैं, तो ये आपके कायिक प्रवर्धन में आ जाते हैं। मुकुलन के द्वारा जनन है वो हाइड्रा में होता है भी। ठीक है, पुनर्जनन है वो आपका हाइड्रा और दूसरा आपका हो जाएगा पुनर्जनन में हाइड्रा हो गया एक तो, और दूसरा आपका हो गया ये क्या बोलते हैं इसको, स्पाइरोगायर नहीं, प्लेनेरिया आ जाएगा। और खंडन है वो आपका केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में, खंडन किसमें होता है, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा क्यों भी। पौधे हैं उसमें वृद्धि है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों के अंदर ही होती है, ऐसा क्यों, तो संयोजी उत्तक के केवल उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, या फिर विभाजित उत्तक जिन्हें विभाज्योत्तक उत्तक भी कहा जाता है के उन भागों में पाए जाने के कारण होती है, या फिर सरल स्थायी उत्तक के केवल उन भागों में पाए जाने के कारण होती है, या फिर जटिल स्थायी उत्तक के केवल उन भागों में पाए जाने के कारण होती है। अब यहां पे आपने देखा भी, मैंने उत्तक जब आपको पढ़ाया था, उत्तक के बारे में बताया था भी, पादप के अंदर उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका विभाज्योतक जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है स्थायी उत्तक।
तो जहां पे विभाजन का कार्य चलता है, कोशिका विभाजन का कार्य चलता है, वहां पे कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभाज्योतक पाया जाता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये कोशिका के विभाजन, जहां पे कोशिका का विभाजन चलता है वहां पे ये आपका विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला शीर्षस्थ विभाज्योतक, जो कि शीर्ष भाग के अंदर वो वृद्धि करता है भी, तने का जो शीर्ष भाग है वहां पे विभाजन का कार्य लगातार चलता रहता है, और जड़ का जो शीर्ष भाग होता है वहां पे भी विभाजन का कार्य चलता रहता है। तो ये जड़ और तने के अंदर है वो वृद्धि करता है भी, शीर्षस्थ विभाज्योतक। एक होता है इसमें पार्श्वीय विभाज्योतक, जो कि तने की भी मोटाई होती रहती है और जड़ की भी मोटाई होती रहती है भी। तो यहाँ पे तने की मोटाई और जड़ की मोटाई यानी करने में कौन सा कार्य करता है? तो ये पार्श्वीय विभाज्योतक करता है। और दूसरा इंटरनोड यानी अंतर्विष्ट विभाज्योतक है। ये क्या करता है? तो ये इंटरनोड के अंदर है, इंटरनोड होता है ना, इंटरनोड के बीच में गैप बनाने के लिए कार्य करता है। जैसे ये तना है और यहाँ पे जब पौधा छोटा होगा तब ये गैप है वो बहुत कम है दोनों टहनियों के बीच में, और जैसे ही पौधा बड़ा हो जाएगा तो ये गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो किसके कारण होता है? ये अंतर्विष्ट विभाज्योतक के कारण होता है। तो यहाँ पे पौधों में वृद्धि कहां पे होगी? जहां पे आपका विभाज्योतक ऊतक पाया जाएगा। विभाज्योतक ऊतक है, ये क्या करता है? ये कोशिका विभाजन यानी विभाजन का कार्य करता है, और विभाजन का कार्य होगा तो क्या होगा? पौधे का विकास होगा, वृद्धि होगी। लेकिन जिन भागों में विभाज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाएगा उन भागों में वृद्धि नहीं होगी भी। तो यहां पे आपका ओनली फॉर दूसरा सही है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी कौन सा युग्म सही है। प्रतिरोध को एम्पियर मीटर बोल सकते हैं क्या? प्रतिरोध को एम्पियर मीटर बोल सकते हैं क्या? नहीं भी। और प्रतिरोधकता को वोल्ट बटा मीटर बोल सकते हैं क्या? प्रतिरोधकता को वोल्ट बटे मीटर नहीं बोल सकते भी। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बिल्कुल सही बात है भी। और प्रतिरोधकता का मात्रक है वो वोल्ट बटा मीटर होता है क्या? प्रतिरोधकता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर नहीं होता भी। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सही है। और प्रतिरोधकता का मात्रक है वो ओम मीटर होता है, ये भी बात सही है। तो दोनों ध्यान में रखना, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का जो, जिसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं प्रतिरोधकता को, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर होता है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, ड्यूरिंग मियोसिस ए सेल डिवाइड टू क्रिएट न्यू सेल्स, यानी जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन है, ये पूछ रहा है भी अर्धसूत्री जो विभाजन है, उस अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जब विभाजन होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें कितनी पुत्री सेल्स यानी कितनी नई सेल बनती है? तो अर्धसूत्री विभाजन के अंदर है वो एकमात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है भी। 4 पुत्री सेल्स, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और यहां पे गुणसूत्र अगर n है ना, तो प्रत्येक के अंदर है वो n/2 हो जाएगा भी। गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाती है। तो अर्ध से आदि इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरी मैं बात करता हूं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन है, इसके अंदर है वो एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है भी। और जो सम माने समान, तो यहां पे गुणसूत्रों की संख्या, ये जो आपका गुणसूत्रों की संख्या है वो भी क्या रहेगी? समान रहेगी, मात्र सेल के समान ही रहेगी भी। यहां पे अर्धसूत्री विभाजन में मात्र सेल की आधी हो जाती है भी। प्रत्येक डॉटर सेल के अंदर गुणसूत्र क्रोमोसोम है वो क्या है? आधे हो जाएंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 4। आगे देखो भी, यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक मदर सेल है वो 4 डॉटर सेल का निर्माण करेगी भी। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना भी, निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? यानी ऐसे कौन से प्रत्यक्ष संकेत है जिससे अपन ये बता सकते हैं भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो यहाँ पे गैस बनेगी, गैस बनना ये भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया ही होती है भी। और अवक्षेप का निर्माण होना, ठीक है, भौतिक अवस्था के अंदर परिवर्तन आना और रंग में परिवर्तन आना, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे है वो आपके रासायनिक परिवर्तन के ही एग्जाम्पल हो जाएंगे भी। ठीक है ना, गैस बनेगी, कोई प्रक्रिया हो रही है, जिस प्रकार से अपन बात करें भी, यहाँ पे CaCO3
और प्लस में इसके अंदर क्या मिला दें, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, गर्म कर लो भी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर है, इसको गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये देखो भी यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। अवक्षेप बन रहा है जो कि जल के अंदर अविलय है, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है भी, ठीक है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में बनता है ये अवक्षेप। भौतिक अवस्था के अंदर चेंजेज आ जाते हैं तो वो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। और रंग भी बदल जाता है, तो याद रखना द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है ना, उसके अंदर है वो रंग हमें रंग भी बदलता है और आपका अवक्षेप भी बनता है। तो A, B, C और D चारों की चारों सही है भी इसके अंदर, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसको बताते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन और उनके कार्यों के बीच में सही सुमेलित करना है। जिब्रेलिन्स हार्मोन है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो बिल्कुल गलत बात है भी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है ना वो थोड़े से इस प्रकार से हैं भी, यहां से ये जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और वापस जिब्रेलिन आ गया ना, तो ये तीन के अंदर है भी, ये 3 आपका 1 नंबर ऑप्शन है। और आगे वाले जो जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और जिब्रेलिन्स, ये आपका जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक, ये आपका B नंबर ऑप्शन आ गया भी। तो यहां से देखें तो जिब्रेलिन कोशिका विभाजन में मदद नहीं करता भी, साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट देखो भी जिब्रेलिन्स है वो तने की वृद्धि में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। और एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि को रोकता है, बिल्कुल सही बात है भी। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन्स है वो तने की वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, और एब्सिसिक एसिड है ये वृद्धि को रोकता है भी। तो 2 नंबर एकदम सही सुमेलित है, यही आपको बताना था भी सही सुमेलित कौन सा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, 2 इसके ये ऑप्शन यहाँ पे अभी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, जब लेड नाइट्रेट का अपघटन किया जाता है तो निम्नलिखित में से भूरे रंग का धुआं किस गैस का है। तो देखो भी लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 की ट्वाइस। लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड बन जाता है भी, लेड ऑक्साइड बन जाता है, प्लस में आपके पास में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में O2 ऑक्सीजन बन जाती है भी। तो यहां से देखें तो आपके पास में जो भूरे रंग का जो धुआं होगा ना वो किसका होगा, तो वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा भी, ये चीज ध्यान में रखना आप। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन गैस बनती है और प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है। तो जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरे रंग के साथ में जलेगा भी, भूरा रंग उत्पन्न करेगा कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दृष्टि के अपवर्तन दोष के आधार पर निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है आपको। तो दृष्टि के आधार पर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया नहीं बोलते भी। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, हाइपरमेट्रोपिया है वो आपका दूरदृष्टि दोष होगा भी। तो यहाँ पे मायोपिया है वो निकट दृष्टि दोष है, सही है, और हाइपरमेट्रोपिया है ये दीर्घ दृष्टि दोष नहीं होगा, ये आपका दूरदृष्टि दोष को ही इसने दीर्घ दृष्टि दोष बोला भी, ये भी बात सही है भी। तो इसके अंदर B सही हो जाएगा भी। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के अंदर है वो आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती भी, दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती, और निकट नाम बड़ा है तो इसमें आप अवतल लेंस का यूज करोगे भी, अवतल लेंस का यूज करोगे। और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर वो दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो इसमें आपको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती भी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसको दूर करने के लिए आपको क्या है, उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। चीजें समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पे 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है ना। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी स्पोरेंगिया ब्लोब में कोशिकाएं या बीजाणु बनते हैं। स्पोरेंगिया ब्लोब में
कोशिका या फिर बीजाणु बनते हैं जो अंततः नए राइजोपस जीवों में विकसित हो सकते हैं। और ऐसे अलैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो इसे अलैंगिक प्रजनन को बीजाणु निर्माण कहते हैं भी। स्पोरेंगिया ब्लोब, स्पोरेंगिया ब्लोब किसे कहा जाता है? तो बीजाणु समासंग को बोलते हैं भी, जिसके अंदर बीजाणु होते हैं, जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से गोल आकृति होती है भी इसकी, स्पोरेंगिया ब्लोब की गोल आकृति होती है। इसके अंदर है वो इस प्रकार से बहुत ज्यादा मात्रा में बीजाणु पाए जाते हैं। जैसे ये ब्रेड के ऊपर है, ठीक है, ब्रेड के रूप में इस प्रकार से ब्रेड आपके, जब आप ब्रेड को गीला करके छोड़ दो, गीला करके छोड़ने के बाद में इस प्रकार से आपका राइजोपस उत्पन्न होगा जो कि एक कवक है, और उसके बाद में एक बीजाणु समासंग बनाएगा जो कि गोल आकृति होगी, उसमें क्या है, बीजाणु का निर्माण होगा भी। पुनर्जनन आपको पता ही है, पुनर्जनन है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा प्लेनेरिया। और यहाँ पे कायिक प्रवर्धन है वो किस में पाया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन में भाग कौन लेता है? तो आपका तना भाग लेता है भी, तना से नया पौधा बन सकता है, और आपका जड़ से भी नया पौधा बन सकता है, और आपकी पत्ती से भी नया पौधा बन सकता है। तो ये आपके कायिक प्रवर्धन हो गए। मुकुलन है ये आपका हाइड्रा में होता है भी, मुकुलन आपका हाइड्रा में होता है। और वैसे कायिक प्रवर्धन के अंदर है वो केला, और केला हो गया, आम हो, ये केला, और उसके बाद में आपका हो जाएगा, केले के बाद में ये आ जाएगा यार, कौन सा, केला, नाम याद नहीं आ रहा अब। कायिक प्रवर्धन के अंदर केला हो गया, दूसरा आपका पौधे का नाम आ जाएगा गन्ना है। गन्ने के अंदर भी क्या है आपका कायिक प्रवर्धन होता है भी। और गुलाब है, गुलाब के अंदर भी क्या है, कायिक प्रवर्धन होता है। अंगूर की बेल है, उसमें भी कायिक प्रवर्धन होता है भी। तो बीजाणु समासंग है ना, बीजाणु समासंग ये आपका राइजोपस में होता है भी, राइजोपस के अंदर होता है बीजाणु समासंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का सही वर्णन है? मैं पहले वाली क्लास में आपको बोला था भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर के, दोनों का योग ही क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यहां पे कुल यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी भी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कुल यांत्रिक ऊर्जा के रूप में डिनोट करते हैं। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है कौन सा धातु युग्म कमरे के ताप पर पिघलने लगता है। तो कमरे के ताप पर पिघलने लगता है तो वो आपका गैलियम और सीजियम हो जाएगा भी। गैलियम और सीजियम है, ये क्या करते हैं, ये आपके जब हथेली पर रखते हैं ना, इसको हथेली पर जब रखा जाता है तो ये क्या है, पिघल जाते हैं भी, ठीक है ना। तो गैलियम और सीजियम आपके एक ऐसे धातु हैं जो कमरे के ताप पर है वो पिघलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इसको हाथ पे रखेंगे तो ये क्या है, पिघल जाएंगे। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? धात्विक चालक है, इसके प्रतिरोध को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो प्रतिरोध को आप है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करके, क्योंकि आपको पता है भी R बराबर क्या होता है, 1/A होता है भी, यानी प्रतिरोध और आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें दुश्मनी का रिलेशन है भी। प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो घट जाएगा। तो आपको प्रतिरोध बढ़ाना है, प्रतिरोध बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना वो कम कर दो भी। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करोगे तो आपका प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सोडियम बाइकार्बोनेट से धावन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। NaHCO3 को जब आप गर्म करते हैं तो ये बनता है आपके पास में Na2CO3, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाता है, ये प्लस में आपके पास में H2O जल बन जाता है, और प्लस में आपके पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बन जाती है भी। तो इसके अंदर है वो क्या बनता है, धावन सोडा बनता है भी। जब धावन सोडा कब बनता है, सोडियम कार्बोनेट, जब आप बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं।
तो सोडियम का बाइकार्बोनेट को जल में मिलाकर नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको अगर आप गर्म करोगे तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O प्लस में CO2 गैस के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे चले तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके है वो आप इसको धावन सोडा तैयार कर सकते हैं। ऑक्सीजन की परिकलिप्त आणविक द्रव्यमान कितना है, आणविक द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन होता है आपका O2, ठीक है। आपको पता है भी ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है वो कितना होता है, 16 होता है। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। 1 से 30 तक आपको क्या है एलिमेंट का द्रव्यमान याद होना चाहिए भी। तो इसके अंदर है वो ऑक्सीजन का 16 हो गया, लेकिन एक परमाणु के अंदर है वो 16 है, तो यहां पे तो 2 परमाणु है तो ये कितने हो जाएंगे, 32। तो यहां पे ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 32 है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या, तो आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। अभी आपको मैं बता के आया हूं भी आपका जो एड्रीनलिन हार्मोन है ना, एड्रीनलिन हार्मोन है, इसे आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन, और इससे फ्लाइट या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं भी या तो आप फ्लाइट पकड़ो या फिर आप है वो उसके साथ में युद्ध करो। तो यहां पे इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये विकट परिस्थितियों में व्यक्ति को लड़ने और भाग जाने की शक्ति देता है भी। इसमें एड्रेनलिन हार्मोन से क्या है, श्वसन दर है वो बढ़ती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन है ना, ये रक्त के अंदर है वो शर्करा का कंट्रोल करता है, शर्करा को नियंत्रित करता है। रक्त के अंदर शर्करा को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आयोडीन यानी थायरोक्सिन हार्मोन को मेंटेन करने के लिए आपके शरीर में आयोडीन होना चाहिए, और ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। और थायराइड ग्रंथि वो हमारे गले में होती है, गले के अंदर है, H आकार की है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये नर जनन के अंगों का विकास करता है, ये नर जनन के अंगों का विकास करता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है, और ये इसमें क्या है, आयोडीन आवश्यक है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी। सबसे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को नोट्स चाहिए, किसके, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक इसके ऊपर है वो आपका नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, नोट्स का फोल्डर बना हुआ है, तो नोट्स के फोल्डर में तीनों के तीनों नोट्स हैं वो कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाकर के इसको डाउनलोड कीजिएगा, और यहां पे इन नोट्सों की आप कॉपी निकलवा सकते हैं भी बढ़िया तरीके से। और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इनको रीड कर लेते हैं तो आप है वो ग्रुप डी के अंदर साइंस पोर्शन में 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन है वो सही करके आओगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो इतना बढ़िया कंटेंट है वो इस नोट्स के अंदर दे रखा है भी। अगर आप ये तीनों नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको साइंस के अंदर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ठीक है ना। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मान है वो ये है, ठीक है। इसका भारी भाग है वो हमने क्या कर दिया, अभी पॉलिश कर दी, तो अंदर का भाग है वो एक प्रकार से रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। तो यहां पे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास
क्या कहलाता है भी, द्वारक कहलाता है भी। ये एक प्रकार से परावर्तक पृष्ठ का व्यास है और ये क्या कहलाता है आपका, द्वारक कहलाता है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है वो ये होता है और ये क्या, इसका नाम क्या है, द्वारक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो आपको पता है भी सोडियम है, सोडियम है वो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसीलिए सोडियम को किसमें, केरोसिन, केरोसिन के अंदर है वो डुबोकर रखा जाता है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, तो इसके अंदर आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिए गए कार्य को ऋणात्मक माना जा सकता है। मैंने आपको बताया था भी कार्य है वो तीनों अवस्थाओं में होता है भी। कार्य आपका ऋणात्मक भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और आपका जीरो भी होता है, शून्य भी होता है। अब जैसे कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर क्या होता है, F डॉट D होता है भी, और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, F बराबर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा FD cos थीटा, FD cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पे ये आपका पास में W का मान हो गया। अब cos थीटा क्या है, cos थीटा है वो आपके पास में बल और विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण है भी। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत, यानी बल आप इधर लगा रहे हो और आपका जो विस्थापन है वो इधर हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितना है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, एक सीधी सरल रेखा के अंदर, तो 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो कोस थीटा के अंदर कोस 180 डिग्री का मान है वो -1 होता है भी, -1 होता है, इसीलिए कार्य वो ऋणात्मक हो जाएगा भी। दूसरी बात ये है भी, जब आप सड़क के ऊपर बोझा रखकर, और कोई कुल्ली है वो सड़क के ऊपर बोझा रख करके और चले जा रहा है इस प्रकार से, तो यहां पे दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री एंगल है तो आपको पता है भी कोस 90 बराबर क्या होता है भी, जीरो होता है भी। कोस 90 बराबर क्या होता है, जीरो होता है, तो इसीलिए ये जीरो हो जाएगा, तो कार्य है वो आपका शून्य भी हो जाएगा। दूसरी बात, जब बल भी उसी दिशा में हो और विस्थापन भी उसी दिशा में लगा रहा हो, यानी बल भी उसी दिशा में लग रहा हो और विस्थापन है वो उसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में है, तो उस कंडीशन के अंदर है वो आपका एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। और कोस 0 डिग्री का मान है वो कितना होता है भी, कोस 0 डिग्री का मान है वो आपका 1 होता है भी, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहां पे आपका मान है वो धनात्मक होगा भी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाए, कार्य ऋणात्मक कब होता है, जब बल है वो विस्थापन की दिशा के विपरीत, बल विस्थापन की दिशा के विपरीत होगा, तब उसका जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब बल है वो विस्थापन की दिशा में ही हो तो वहां पे किया गया कार्य है वो आपका धनात्मक होगा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। तो यहां पे 85 नंबर क्वेश्चन देखो भी, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण u, g और h किसी वस्तु के क्रम से आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग v निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम वेग v है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पे अपन बात करते हैं तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या, प्रथम समीकरण क्या होता है, तो v बराबर होता है u प्लस में 80, प्रथम समीकरण। दूसरा समीकरण होता है इसका भी s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा भी ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, ये होता है। और आपका तीसरा जो समीकरण होता है वो होता है 2as बराबर में आपके पास में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। अब यहां पे देखो भी, इसके अंदर है वो आपके पास में क्या क्या दे रखा है, इसके अंदर आपके पास में 30 समय दे रखा है, लेकिन यहां पे अपन अंतिम वेग ज्ञात तो इससे भी कर सकते हैं भी, लेकिन आपके पास में त्वरण तो है जी त्वरण तो है, लेकिन आपके पास में h ऊंचाई नहीं है, h ऊंचाई वाला पोर्शन इसके अंदर नहीं है भी, तो इसमें तो नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे अपन बात करते हैं
ये दूरी का फॉर्मूला है भी, ये आपका दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो इसमें भी आपका v है, v तो है ही नहीं, अंतिम वेग तो आपका है ही नहीं, और v ज्ञात करना तो दूसरा नियम भी लागू नहीं होगा। तो तीसरा नियम है वो आप लागू कर दो, तीसरा नियम, तीसरा समीकरण है वो आप लागू कर दो। तो यहां से आपके पास में क्या निकल के आएगा भी, ये आ जाएगा वी स्क्र माइनस में यू स्क्र बराबर में आपके पास में 2as है। तो 2 और a यानी गुरुत्वीय a आपके पास में होता है त्वरण, और त्वरण को इसने क्या है g लिखा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण। g क्या होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, तो g लिख दो a को। और s यानी दूरी कितनी ज्ञात करी है, दूरी है वो आपने कितनी कवर की है वो s होता है, तो उसको हाइट के रूप में लिख दो h हाइट। तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बन जाएगा वी स्क्र माइनस में यू स्क्र बराबर में 2gh। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और h होता है आपका हाइट एक प्रकार से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा भाई, वी स्क्र माइनस में यू स्क्र बराबर में 2gh, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिससे अपन है वो अंतिम वेग है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आगे क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर है, 1 वोल्ट के मान के बराबर है। और इसके अंदर वोल्ट आपको पता है वी जूल, जे से जूल, सी से कुलाम है, और एस से सेकंड है। वोल्ट v बराबर क्या होता है भी आई आर होता है, पहली बात तो ये v बराबर होता है आपके पास में आई आर। और दूसरी बात इसके अंदर है वो आपके पास में v बराबर आई आर हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास में v 1 वोल्ट किसके बराबर मान होगा, तो इसने जूल दे रखा है और सेकंड दे रखा है, और कभी कुलाम दे रहा है ये। तो q बराबर क्या हो जाएगा भाई, q बराबर होता है आई टी, ये फॉर्मूला होता है, उसमें वोल्ट नहीं है आपके पास में। W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर होता है VQ, W बराबर VQ है, वोल्ट के बराबर आपको देखना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा भाई W बटा Q, W बटा Q। अब बन गई बात, अब देखो V बराबर होता है W बटा Q, W यानी कार्य का मतलब यानी जूल, और Q यानी कुलाम यानी C। तो 1 वोल्ट के मान के बराबर है वो क्या हो जाएगा 1 जूल बटा कुलाम हो जाएगा भी, 1 जूल बटा कुलाम। तो यहां पे 1 जूल बटा कुलाम, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यानी V वोल्टेज है, W का जो इकाई है वो जूल हो जाएगा, और Q यानी कुलाम को C से डिनोट करते हैं। तो यहां पे 1 वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल बट्टा 1 कुलाम हो जाएगा भी, ये इसका एक प्रकार से मात्रक हो जाएगा भी, मात्रक ही बन जाएगा एक प्रकार से। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ही है, W बराबर VQ होता है भी, W बराबर VQ होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा ये W बटा Q हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है भी। तो अभिकारकों के बीच में आयनों का जो आदान प्रदान होता है वो आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है भी। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। और इसकी अगर मैं बात करूं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात है वो रंग बदलेगा भी, रंग बदलेगा, ठीक है। योजक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, योग होना। योजक अभिक्रिया है किसी चीज का जुड़ना ही क्या कहलाता है योजक। अपघटन अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, तो अपघटन अभिक्रिया है वो टूटना, टुकड़ों में टूटना। जैसे अपन बात करें भी फेरस सल्फेट है FeSO4 है, फेरस सल्फेट को जब अपन गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और प्लस में SO2 प्लस में SO3 के रूप में कन्वर्ट होना। तो ये क्या आपका अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। हमने उष्मा दी फेरस सल्फेट को, तो ये Fe2O3 और SO2 और SO3 के अंदर है वो कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा, तो वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है एक मटर का पौधा,
एक मटर का पौधा है वो अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? तो वो आपका परतान, परतान की सहायता से चढ़ता है। परतान है वो एक प्रकार से पौधे या फिर बेल है, उसका क्या होता है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, इसके हाथ होते हैं भी, ये हाथ होते हैं जिसकी सहायता से है वो किसी अन्य पेड़ के ऊपर है वो चढ़ पाता है भी, परतान। इसका जो दूसरा नाम होता है ना परतान का, वो ट्रेंडिल होता है भी, ट्रेंडिल, इसे ट्रेंडिल भी बोलते हैं। जैसे अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल, अंगूर की बेल है ना वो दूसरे पेड़ के ऊपर है वो लिपटी रहती है भी, और वो किसकी सहायता से, परतान की सहायता से भी, परतान उसके हाथ है वो उसको क्या है एक प्रकार से पकड़े रखता है भी। तो यहां पे आपके अंगूर की बेल है, करेला की बेल है, करेला की बेल के अंदर भी क्या पाया जाता है भी, परतान पाया जाता है, ट्रेंडिल पाया जाता है, ठीक है। और मटर है, मटर की बेल है उसमें भी ट्रेंडिल पाया जाता है। खीरा है, घिया है, खीरा है और घिया है, इन सभी में क्या पाए जाते हैं, परतान पाए जाते हैं। परतान को ट्रेंडिल बोला जाता है और ये एक प्रकार से पौधे के क्या होते हैं, हाथ होते हैं, जो जिससे पकड़ करके पौधा है वो दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ता है भी, ठीक है ना। तो आपका यहां पे राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो उत्सर्जन मनुष्यों में वृक्क यानी किडनी वक्षीय क्षेत्र में स्थित होती है, तो ये बात गलत है भी। किडनी है वो वक्षीय क्षेत्र में स्थित नहीं होती है, किडनी एक जोड़ी होती है मनुष्य के अंदर, और वो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उनके दोनों तरफ होती है भी, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। तो यहां पे वक्षीय क्षेत्र में नहीं होगी, ये बात गलत है, इसमें चीजें समझे क्या। अगला देखो भी, मूत्र है वो मूत्राशय में संग्रहित होता है, बिल्कुल सही बात है भी, मूत्र मूत्राशय के अंदर संग्रहित होता है, ये बात सही है। और मूत्राशय है वो एक ही है भी, मूत्राशय है वो एक ही है। और रक्त में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में निकाल दी जाती है भी, फेफड़ों के अंदर है ये निकाल दी जाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही बात है भी। रक्त से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फेफड़ों के द्वारा है वो अलग कर दी जाती है, और वहां से रक्त के साथ में ऑक्सीजन है वो मिला दी जाती है भी फेफड़ों में भी, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, गलत कौन सा है ये बताना है। तो मनुष्य में वृक्कीय यानी जो किडनी है वो वक्षीय क्षेत्र में स्थित होती है, ये बोल रहा है, वक्षीय क्षेत्र में स्थित नहीं होती है, ये रीढ़ की हड्डी के उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली फॉर, पहला गलत है भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों में जानकारी प्राप्त करता है भी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण कार्य निम्न में से किसके द्वारा होता है भी। तो ये आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो सभी भागों से जानकारी प्रदान करेगा, प्राप्त करेगा और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, तो ये आपका हो जाएगा भी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों मिलकर के क्या करती है भी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है भी, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था भी मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं निकलती है भी, कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है। और मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है भी, मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, और ये दोनों मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं निकलेगी, मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलेगी, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। लेकिन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, पौधों में ऑक्सीजन के कार्य, पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है भी। ऑक्सीजन की खोज है वो बेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी भी,
बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के पादप में की थी, जई के पादप के अंदर की थी। और ऑक्सीजन है वो तने की मोटाई में वृद्धि करता है, कोशिका को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, या फिर पुष्पन को प्रेरित करता है, या फिर पौधे को कीटरोधी बनाता है। तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये तने की मोटाई में वृद्धि नहीं करता। ऑक्सीजन है ये तने की वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि नहीं करता, भी तने की वृद्धि करता है। तो कोशिका को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, ये बोल सकते हैं अपन। कोशिका को क्या है, लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, एक पादप हार्मोन है, ये क्या करता है, तने की वृद्धि करता है, ठीक है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरी बात यह फलों को झड़ने से रोकता है, पत्तियों को झड़ने से रोक सकता है, और यहां पे फूलों को झड़ने से रोकता है कौन, ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज है वो बेंट जई के पादप में की थी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपको पता है भी, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, छोटे जी का, वो होता है कैपिटल जी और इंटू एम, अपॉन में क्या होता है भी, आर स्क्वायर होता है भी, अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो यहां से अपन देखें तो जी है वो आपका m2 के रेखिक रूप से समानुपाती होता है, या फिर m के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर m से स्वतंत्र होता है, या फिर m के रेखिक स्वरूप से समानुपाती होता है। तो m से स्वतंत्र होता है भी, m का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान से क्या है, स्वतंत्र होता है भी। किसी सतह के निकट, पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वो आपकी m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण है वो m से स्वतंत्र होगा भी। m से स्वतंत्र क्यों होगा, क्योंकि g बराबर होता है कैपिटल G इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो m यहां पे क्या है, m यहां पे आपका है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है भी, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है भी। r यहां पे क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है भी, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान है ना उसके कांस्टेंट में है भी, कांस्टेंट का मतलब हो गया भी स्वतंत्र है, एक प्रकार से वस्तु के द्रव्यमान से जो गुरुत्वीय त्वरण है वो स्वतंत्र है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है भी, यहाँ पे m है ना वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर स्क्वायर है वो पृथ्वी की त्रिज्या है भी, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक बहुकोशिकीय जीव स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और यह टुकड़े अथवा खंडन वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जनन की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है भी। बहुकोशिकीय, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में खंडन होता है, जैसे स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा है वो एक बहुकोशिकीय जीव है जिसके अंदर खंडन होता है, और खंडन के द्वारा है वो क्या करता है, ये अपना विकास करता है, ठीक है। तो खंडन हो जाएगा इसके अंदर, और खंडन किस में होता है, तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में ही होता है भी। द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन है वो आपका अमीबा युगलिना पैरामीशियम और जीवाणु, इसमें क्या होता है आपका द्विखंडन होता है। मुकुलन है वो हाइड्रा में होता है, हाइड्रा, और ये आपका पुनर्जनन है वो भी हाइड्रा, और प्लस में आपका प्लेनेरिया, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी भी। तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तापमान बढ़ाओगे तो पदार्थ के कणों की जो गति है, गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी।
इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी भी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।